नमस्कार दोस्तों। राजस्थान एसआई और आरएस के लिए राजस्थान सरकार बजट 2026-27 की क्लास किस्मत सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो बजट है जिस पे आज अपने चर्चा करने वाले हैं, ये राजस्थान सरकार का बजट है जो कि 2026 और 27 का बजट है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था श्रीमती दिया कुमारी जी, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है और राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। दोस्तों, ये कब जारी किया गया था, कब भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? तो ये 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। इस बजट में क्या खास बातें हैं? तो देखिए, जो 2026-27 का बजट है, ये जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो प्रेरणा है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, इसको आत्मसात करते हुए जो आर्थिक समृद्धि है एवं सतत एवं समावेशी विकास है, इसको पथ पर आगे ले जाने के लिए निरंतर जो प्रयासरत है, इसका जो एक डॉक्यूमेंट है, इसका जो एक विजन है, जिसका संकल्पना को साकार करने के लिए जो राजस्थान @ 2047 है, यानी कि जो 2047 तक जो गरीब है, युवा है, अन्नदाता एवं नारी शक्ति है, इसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने सेवा और समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है, इसके ऊपर इसकी बात की गई है। यानी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इसका जो लक्ष्य है वो राजस्थान को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने का है, वो लक्ष्य रखा गया है इसमें। इसके अंदर देखो क्या क्या काम किए गए हैं या क्या क्या काम किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, सामाजिक जो सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, इस बात को ध्यान में रखते हुए पेंशन प्रदान करने की बात की गई है, जो कि लगभग मान के चलो, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 91 लाख लोगों को लाभ दिया गया है। 91 लाख जो लाभार्थी है, इनको लाभान्वित किया गया है। और पेंशन की बात करें कि पेंशन कितनी दी गई है, तो 28,400 करोड़ रुपए की इसमें पेंशन दी गई है। जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उनको कल्याणकारी राज्य की जो कल्याणकारी योजना है, इनके माध्यम से लगभग 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित किया गया है। प्लस में 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन देने की इसमें बात कही गई है। आगे देखिए, इसमें यह भी कहा गया कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षाओं में जो पारदर्शिता लाने के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो काफी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, कि किसान जो सम्मान निधि योजना है, इसमें कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है, कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है, कितने हजार करोड़ की राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो इसमें 76,18,000, इसमें 76,18,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है। प्लस में 10,900 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की गई है। 76,18,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है। इनको किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी गई है। और कितने हजार करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता दी गई है, वो दी गई है 10,900 करोड़ रुपए की। इसके अलावा देखिए साथियों, इसके अलावा जो आपकी जो एमएसपी है, गेहूं के लिए जो एमएसपी है, इसका जो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम स्पॉट प्राइस, इसके ऊपर 150 रुपए का, यानी कि 150 रुपए का प्रति क्विंटल की बोनस राशि प्रदान करने की जो बात है वो कही गई है। जो गेहूं की एमएसपी है, उसके ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपए की जो एमएसपी है, वो बोनस राशि के रूप में 2,05,000 से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समर्थ एवं खुशहाल बनाने का कार्य किया गया है। ये इसमें बात की गई है कि जो गेहूं की एमएसपी है, वो कम से कम 150 रुपए प्रति क्विंटल की जो बोनस राशि है, उसके माध्यम से प्रदान की गई है। प्लस में 2,05,000 जो किसान है, इनको कृषि विद्युत कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समर्थ एवं खुशहाल बनाने की इसमें बात कही गई है। इसके अलावा साथियों देखिए, इसके अलावा कुछ योजनाओं के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। कौन कौन सी वह योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको, या जो प्रदेश के जितने भी आपके पर्सन हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। तो कौन कौन सी ऐसी योजना है? जैसे देखो, महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना,
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से जो प्रदेश है इसको आत्मनिर्भर बनाया गया है। आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास है वो किया गया, ये बात कही गई है। इसमें एक कोट भी मेंशन किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उनका मानना क्या है? उनका मानना है कि निरंतर प्रगति या विकास के बिना सुधार, उपलब्धि तथा सफलता जैसे शब्दों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा इस पे सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है इसके अंदर, वो दिया गया है उद्योग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब सुदृढ़ करना एवं सशक्त करना एवं आत्मनिर्भर जो राजस्थान है इसके लक्ष्य को 2047 तक साकार करने की बात कही गई है। इसके अंदर हरित बजट पे भी बहुत काफी जोर दिया गया है। जो हरित बजट है राजस्थान सरकार का, वो पहली बार पिछले वर्ष आया था, यानी कि 2025-26 का जो बजट था उसमें ये आपका देखने को मिला था हरित बजट पिछले वर्ष, ग्रीन बजट की बात करें तो। और इस बार ये सेकंड बजट होगा, पिछली बार पहला बजट था और 2026-27 के लिए सेकंड बजट होगा। इसके अलावा देखो इसमें और क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है कि मुझे दिया कुमारी ने घोषणा के माध्यम से कहा था कि हमारे द्वारा किए गए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है इसके अलावा कुशल वित्तीय प्रबंधन, जहां एक और से पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो लाभ हुआ है, अर्थव्यवस्था का जो आकार बढ़ा वो बढ़ा 41.39% आकार बढ़ गया। यानी कि जो पिछले वर्ष या पिछले जो सरकार थी उसके अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा वो कितना बढ़ा है? वो बढ़ा है 41.39%। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा यहाँ से कि जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार कितना बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 41.39% जो आकार बढ़कर है वो 2026-27 में कितना हो गया है? वो 21,52,100 करोड़ रुपए हो चुका है। कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 41.39% है, वो आकार बढ़ा है। और ये आकार बढ़कर वो 2026-27 में कितना हो गया है? तो 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित बताया गया है। और यही अगर प्रति व्यक्ति की आय की बात करें कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो पिछले वर्ष कितनी थी और इस वर्ष कितनी हो जाएगी, तो पिछले जो वर्ष जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 1,67,000 रुपये। 1,67,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय की बात की गई है। ये जो 1,67,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जो इतने रुपए से जो बढ़कर है वो 2025-26 की समाप्ति पर कितनी हो जाएगी? 2,02,349 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसमें क्या बात महत्वपूर्ण है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो पिछले वर्ष कितनी थी? तो पिछले वर्ष थी 1,67,000 रुपये। इससे बढ़कर कितनी हो जाएगी 2025-26 में? इसकी जो समाप्ति जो वर्ष है इसमें कितनी हो जाएगी? तो 2,02,349 हो जाएगी। और ये जो जनगणना की बात करते हैं कि लगभग अब जो जनसंख्या पहुंच गई है, अब लगभग जो जनसंख्या वो कितनी है? तो अब जो लगभग जनसंख्या है, जो राजस्थान की जनसंख्या है जिसको ये लाभ देने की बात करते हैं, तो वो जो जनसंख्या है वो पहले लगभग 6 करोड़ के आसपास थी और अब कितनी हो गई है? 8 करोड़ की जो जनसंख्या है वो राजस्थान की हो चुकी है। इसके अलावा इसमें देखो कि इसके अंदर जो ये राजस्थान सरकार का बजट है इसके अंदर कम से कम 10 स्तंभ पर बात की गई है, जिसमें हम हर एक क्लास में एक स्तंभ के ऊपर बात करेंगे। हर एक स्तंभ का अपना एक अलग महत्व है। तो इसमें जो 10 स्तंभ है, जो 10 इनके संकल्प जो इनको इनके द्वारा इस सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए थे, तो जो 10 संकल्प है उनके ऊपर इस बजट की पूरी सेशन में, इस बजट के पूरे की क्लास के दौरान बात होने वाली है कि ये बजट के जो संकल्प है या जो पिलर है या जो 10 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही गई है, इन्होंने इन बजट जो स्तंभ है इस पे चर्चा करते हुए कहा है कि जो ये हमारी सरकार के द्वारा जो 10 स्तंभ या जो 10 संकल्प निर्धारित किए गए थे, वो जो हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं कि सोच के साथ हमारे प्रदेशवासियों के चहुमुखी और दीर्घकालिक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो विकसित राजस्थान @2047 है, इनके जो संकल्प है, विकास स्तंभ है जो 10 उनको स्थापित किया गया है। और यह बजट भी इन्हीं विकास स्तंभों को आधार बनाकर, ये जो बेस है वो जो बेस बनाए गए वो यही जो 10 स्तंभ है इनको बेस बनाया गया है। और इसके
उद्देश्य से इन 10 जो स्तंभ है इसके माध्यम से जो इनका जो उद्देश्य है उनको साकार करने की बात कही गई है। और जो बजट है वो प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है, ये इनके द्वारा बात कही गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो ये बजट जारी किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, इसका जो पहला स्तंभ है वो है क्या है? तो इसका जो पहला स्तंभ है वो है अवसंरचना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। यानी कि जो पहला स्तंभ है, सबसे महत्वपूर्ण बात की जो राजस्थान सरकार का जो बजट है इसके अंदर जो पहला स्तंभ है वो क्या है? वो पहला स्तंभ है अवसंरचना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। तो आगे बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो बात कही गई है उसको इन्होंने कोट किया है। तो ये कौन सी बात है जो इन्होंने कोट किया है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा यदि आप स्थायी विकास चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करने की आवश्यकता होगी, यानी कि जो आपका आधारभूत जो संरचना है इसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी, इसको मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सबसे पहले किस पे बात, पहला जो स्तंभ है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई है, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं इसको, अवसंरचना है इसका विस्तार करने की बात कही गई है। तो इसके माध्यम से क्या कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वो इसमें दिया गया है कि इस सपने को साकार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसका निर्माण करने के लिए जो सरकार प्रयास रहता है, इसके अंतर्गत 2024-25 में जो व्यय किए जाने की जो बात कही गई है वो है 30,427 करोड़ रुपए। कितने की बात कही गई है? जो पूंजीगत व्यय है वो है 30,427 करोड़ रुपए। उसके पूंजीगत व्यय की कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही गई है इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आधार है वो क्या है इस अवसंरचना का, या फिर कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो सबसे पहला आधार है वो क्या है? कि सड़क है, वो राजस्थान की जो सड़क है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, अच्छी सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, साफ सुथरी सड़कें होनी चाहिए। मतलब इस पे बात कही गई है। तो सबसे जो इस स्तंभ के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सड़क के सड़क पर बात कही गई है। तो इसमें विकसित जो राजस्थान एट द रेट इस 2047 का जो विजन है इसको साकार करने के लिए इन्होंने क्या बात कही है? इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने बात कही है कि जो विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकता। यानी कि इसके अंदर जो प्राथमिकता रखी गई है वो सड़क को मजबूत करने की प्राथमिकता रखी गई है, जिसमें रोड नेटवर्क को सुदृढ़ीकरण करने की, लेवल क्रॉसिंग को, जो जितने भी लेवल क्रॉसिंग इनको समाप्त करना और बाईपास निर्माण करने पर अधिक से अधिक बल दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके विस्तार करने की, जैसे इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार करने के लिए, और जितनी भी सड़कें इनका शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ साथ औद्योगिक विकास तक पहुंच हो, ऐसी बात इसमें कही गई है कि इस तरह सड़कों का निर्माण इस तरह से किया जाए कि जो औद्योगिक विकास है उनके लिए आसानी से इनकी पहुंच हो, ऐसी प्राथमिकता पर बल दिया गया है। इसके लिए कितनी बजट का प्रावधान किया गया है? इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है तो सड़क विकास पर लगभग 27,800 करोड़, कितने रुपए का व्यय किया जाएगा? 27,850 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो किया जाएगा। और कितने सड़कों का निर्माण किया जाएगा? 16,430 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों को शामिल करते हुए जो लगभग 42,000 जो किलोमीटर की सड़कें उन पर विकास कार्य किया जाएगा। यानी कि अगर बजट की बात करें कि सड़कों के लिए कुल कितना बजट दिया गया है तो वो दिया गया 27,860 करोड़ रुपए। इतना व्यय होगा, उसके बाद में 16,430 किलोमीटर की लंबाई की नवीन सड़कें बनेंगी, यानी कि नई सड़कें बनेंगी, और 42,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका विकास कार्य किया जाएगा। इसके अलावा देखो और भी जो प्रदेश के जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्र है, इनमें इनके जो आवागमन है इसको मतलब सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवे, रोड, रूब, फ्लाईओवर, एलिवेंट रोड एंड ब्रिजेस आदि के निर्माण की बात कही गई है। इसके अंदर 1,800 करोड़, कितना? 1,800 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य है वो करवाए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि कितना बजट इसके अंदर पूंजीगत व्यय करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखो दोस्तों,
जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, जो परीक्षा की दृष्टि से याद रखने योग्य बात है, या जो परीक्षा की दृष्टि से जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसकी अगर अपने बात करें तो उसमें है इसमें कहा गया है कि जो प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान जो सड़कें हैं, यानी कि नई सड़कें हैं, नई सड़कों का तो निर्माण किया जाएगा, प्लस में जो वर्तमान जो सड़कें हैं उनको सुदृढ़ीकरण यानी कि मजबूत करने की बात कही गई है। और नवीनीकरण की जो आवश्यकता को देखते हुए जो नॉन पेचेबल व क्षतिपूर्ति जो सड़कें हैं उनके लिए जो प्रावधान किया गया है बजट का, वो क्या कितना किया गया है, तो वो किया गया है 1400 करोड़ रुपए। ठीक है। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो नवीन सड़क है उनका तो निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जो बनी हुई सड़कें हैं उनको नॉन पेचेबल यानी कि उसको थोड़ी बहुत उनको पेच करके या क्षतिगत जो सड़कें उनको सही करने के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया वो 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्लस में मिसिंग लिंक सड़कों के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखो वर्ष 2047 तक जो राजस्थान इसको विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार आवश्यक है, यानी कि जो ग्रामीण जो कनेक्टिविटी है इसका जो विस्तार होना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी है उनको शहरी जो क्षेत्र है उनके जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए 2024-25 में 10,000 और 2025-26 में 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में सीमेंट जो कॉन्क्रीट है इसके अटल प्रगति पथ निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि 2025-26 में 2024-25 में 10,000 की और 2025-26 में 5,000 से जो अधिक आबादी वाले जो जितने भी है कस्बे हैं, जो शहर है, जो ग्रामीण कस्बे हैं, उनमें सीमेंट कंक्रीट के जो अटल प्रगति पथ है उनके निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए जो आगामी वर्ष है इसमें 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित है, यानी कि इसके लिए क्या किया जाएगा, जो आगामी वर्ष है, जो ये वर्ष जो प्रारंभ होगा इसमें 250 यानी कि 250 अटल प्रगति पथ को मतलब निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत निश्चित रूप से आएगी। इसके अलावा प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा, बाड़मेर, मुसुद्दा, ब्यावर, कन्याखेड़ी, भीलवाड़ा सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क के पहुंच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यय किए जाना प्रस्तावित है, यानी कि जो औद्योगिक विकास है उसमें कुछ क्षेत्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें धर्मपुरा, बाड़मेर है, मुसुद्दा, ब्यावर है और कन्याखेड़ी, भीलवाड़ा है। इसमें 400 करोड़ रुपए व्यय के साथ क्या किए जाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क है उनका विकास किया जाएगा, उनकी जो सड़कों तक पहुंच है वो सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जो अत्यधिक वर्षा के कारण अगर कोई क्षतिग्रस्त पुल है, सड़कें हैं, उनके मरम्मत के लिए 2025-26 में 800 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है। कितनी राशि स्वीकृत की गई है क्षतिग्रस्त पुलिया और सड़कों के निर्माण के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लो कि 800 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा जो आगामी जो वर्ष है उसमें जो मानसून आएगा उसके लिए 500 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 11 बोर्ड सड़कों के 500 लंबाई के लगभग 435 करोड़ रुपए की लागत से सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे, ये बात कही गई। दो तीन महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, 2025-26 में जो भी मरम्मत किया जाएगा, जो पुलियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा उसके लिए 800 करोड़ रुपए की बात कही गई है, और आगामी वर्ष के लिए जो बात कही गई है वो 500 करोड़ रुपए की बात कही गई है, यानी कि जो मानसून उपरांत जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है उसको सही करने की जो लागत राशि बताई है इन्होंने वो 500 करोड़ रुपए बताई है। इसके अलावा देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण बात है नहीं कि इसमें क्रॉसिंग पे बात की गई है, और भी सड़कों के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनको सही करने की बात कही गई है। इसमें लगभग जो बजट है वो 920 करोड़ रुपए के व्यय पे बात कही गई है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बात करें कि आगे कौन सा पॉइंट आने वाला है, तो हाँ अब देखिए कि जो सड़क तंत्र है इसको सुदृढ़ करने के लिए जो राजस्थान सरकार का जो सड़क तंत्र है इसको सुदृढ़ करने के लिए 5,000 किलोमीटर की लंबाई से अधिक जो सड़कें हैं इनको जिला मुख्यालयों से कनेक्ट किया जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए 2 वर्षों में 1,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक सड़कों को राजमार्गों या 2,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमनित यानी कि जिला मार्ग के अंदर इनको परिवर्तित किया जाएगा। जिस तरह से जो आपने डिस्ट्रिक्ट हाईवे के अंदर कनेक्ट किए जाने की जो बात है उसके
की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें जो प्रतिवर्ष सड़क सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जो जन मानस को जो हानि हो रही है उसको कम करने के लिए इसमें बात कही गई है। यानी कि जो अध्यक्ष महोदय है उन्होंने क्या कहा कि प्रदेश में जो सड़क दुर्घटना है, जो सड़क जितनी भी दुर्घटना है, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 11,700 अधिक से अधिक व्यक्तियों की जो क्या है वो मौत होना यानी मृत्यु होना चिंता का विषय है। लगभग प्रतिवर्ष कितने 11,700 करोड़ जो 11,700 से अधिक जो व्यक्ति है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु में जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाने के लिए इस वर्ष 2047 तक 90% की कमी लाने का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है। इसके लिए क्या किया जाएगा, यानी कि जो सड़क दुर्घटनाओं से जो भी मौत हो रही है, जो भी मृत्यु हो रही है, उसमें कमी लाने के लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है, उसमें क्या क्या काम किए जाएंगे। तो वो देखिए, राष्ट्रीय तथा जो राज्य राजमार्ग है एवं शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS को चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट है के दुरुस्तीकरण, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाने का काम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसके अलावा देखो, प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग ट्रैक को ऑटोमेशन किया जाना है। जो यानी कि जो लाइसेंस है इसको मजबूत करने के लिए प्रदेश में जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके लिए समस्त जितने भी 35 जो ड्राइविंग टेस्ट है, जो ट्रैक है, उनको ऑटो मेंशन किया जाना वो क्या है प्रस्तावित है। आगे जो पॉइंट है दोस्तों वो है पेयजल का, यानी कि जो सेकंड जो आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, औद्योगिक अवसंरचना का जो विस्तार है, जो बेस है वो क्या है पेयजल, यानी कि सभी को जितने भी प्रदेशवासी है उनको पर्याप्त मात्रा में और स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाकर जो राज्य का विकास है वो करने की बात कही गई है। तो अगर इसकी बात करें तो अपने कि इसके अंतर्गत 2047 तक क्या करने की बात कही गई है, जो लक्ष्य है 2047 तक, इसमें रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कन्वर्सेशन एंड इक्वल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2047 तक। तो इसके लिए क्या क्या किया जाना है, तो ये देखिए इसमें क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या बातों का ध्यान में रखा जाएगा। तो प्रदेश में यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल, इस उद्देश्य से हमारे जो द्वारा कार्य ग्रहण करने के पश्चात जल जीवन मिशन है इसको गति देने के लिए हर घर नल से जल सुविधा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सेव वाटर फॉर ऑल, इस उद्देश्य के साथ जो हमने जल जीवन मिशन को गति दी है वो किसके माध्यम से दी है, तो हर घर नल से जल, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं को कार्यादेश किया गया, यानी कि आदेश दिए गए, इनके कार्य करने के लिए जो आदेश है वो दिए गए। इसके अलावा इनके इन पेयजल परियोजना के अंतर्गत जिस परियोजना की बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से परवन अकावाद परियोजना, इसके अंतर्गत 12 कोटा झालावाड़ के लिए 3,500 करोड़ रुपए तथा नवनेरा परियोजना के तहत कोटा व बूंदी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए। कौन कौन सी परवन अकावाद परियोजना है, जो कि बाराकोटा और झालावाड़ के लिए, और दूसरी है नवनेरा परियोजना, ये किसके लिए, ये कोटा और बूंदी के लिए। कोटा बूंदी के लिए जो परियोजना इसके लिए 1,100 करोड़, और जो आपका प्रवन अकावद परियोजना इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए से अधिक कार्यादेश जारी करने की जो बात है वो कही गई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी है इसको गति प्रदान करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री जो जल जीवन मिशन शहरी है इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से, यानी कि जितने भी चरण चलाए जाने उसमें 5,830 करोड़ रुपए की अधिक के लागत से कार्य किए जाने की जो है घोषणा वो की गई। इसका जो प्रथम चरण है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी जो योजना है, इसका जो प्रथम चरण है इसके अंतर्गत जो प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी अर्बन जो एरिया है, पेरी जो अर्बन एरिया, इसमें 6,245
गांवों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री जल जीवन जो मिशन योजना है, इसके अंतर्गत जो जल है वो अर्बन एरिया में पहुंचाने के लिए 6245 गांवों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिसकी जो लागत है वह 5,000 करोड़ रुपए की जो वे है वो इसमें आना प्रस्तावित है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो शहरी है, इसका जो द्वितीय चरण है, इसके अंतर्गत द्वितीय चरण के अंतर्गत 2,530 करोड़ रुपए की जो लागत है, उस लागत के साथ 83 जो शहर है उसमें जलापूर्ति की जाएगी। सर्विस लेवल संवर्धन के जो कार्य है वो किए जाएंगे। यानी कि जो सेकंड चरण है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन का, इसके अंतर्गत 2,500 करोड़ 2,530 करोड़ का व्यय किया जाएगा तथा 83 शहरों को जलापूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो अमृत 2.0 योजना। अमृत 2.0 योजना, इसमें आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में कितने पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे? तो 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सांचौर और बालोतरा जो शहर है, इसमें जलापूर्ति के लिए सतत रूप से काम किए जाने के साथ स्रोत निर्माण, उच्च स्वास्थ्य जल एवं पंपलाइन संबंधी कार्य किए जाएंगे, जिसमें देशनौर और बीकानेर में 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपए के जो कार्य है वो किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु है, इसमें 600 से अधिक ट्यूबवेल 1,200 करोड़ हैंडपंप लगाए जाने की बात कही है। तो यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु है, इससे ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए, इसका निपटान करने के लिए आगामी वर्ष में 600 ट्यूबवेल लगाने की बात कही गई है एवं 1,200 हैंडपंप लगाए जाने की प्रस्तावित बात कही गई है। और इसके अलावा समर कनेक्टिविटी के अंतर्गत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की जाएगी। इन पंपों की स्थापना के लिए, हेडपंपों की स्थापना के लिए, ट्यूबवेल की स्थापना के लिए जो प्रत्येक जिला कलेक्टर है, इनको 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना जयपुर में एससीएम RIPA सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के संवर्धन संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। यानी कि किस चीज की स्थापना की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और कितने करोड़ की लागत से? 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इसके अंदर ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। तो ये बात महत्वपूर्ण है, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का भी जो संचालन है वो किया जाएगा। किस किस चीज का संचालन किया जाएगा? एक तो ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। उसके अलावा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, इसकी भी स्थापना की जाएगी प्रदेश में। इसके अलावा जो पेयजल है, इसकी सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए तथा नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट है, इनको पानी उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। तो जो आगामी वर्ष है, इसमें राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। किस उद्देश्य को साकार करने के लिए? पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एंड नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट को पानी देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा रो वाटर एवं ट्रेड वाटर के वितरण संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है, जो इस स्तंभ के अंतर्गत जो पहला स्तंभ है राजस्थान गवर्नमेंट का, जिसमें 10 स्तंभों में से जो पहला सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसमें ऊर्जा के ऊपर बात कही गई है कि रिन्यूएबल एनर्जी है। इस क्षेत्र जो अपना विकसित प्रदेश है, जो राजस्थान है, जो प्रदेश है राजस्थान, इसको विकसित बनाने की दिशा में उत्पादन क्षमता में विस्तार किया जाएगा एवं रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हर घर बिजली व हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध करवाना जो सरकार की है वो प्राथमिकता है। इसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो इसमें अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता के माध्यम से देश को अग्रणी राज्य प्रदेश बनाने की जो बात है वो इसमें कही गई है।
जो राजस्थान को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में जो इस कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कार्य हो चुके। तो केंद्रीय उपक्रमों के साथ जॉइंट वेंचर के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ परंपरागत एवं अक्षय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एमओयू किए गए, यानी कि जो समझौते किए गए हैं किसके लिए, जो परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए जो समझौते किए गए उसमें कितना निवेश किया गया है, तो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। किस पे किया गया? परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए। तो बात क्लियर हो गई होगी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए जो समझौते किए गए हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। तो जो सौर ऊर्जा जो क्षमता है उसमें कितने की वृद्धि हुई है? 19,209 करोड़ रुपए की जो वृद्धि है वो हुई है। और क्या महत्वपूर्ण बात है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 518 मेगावाट क्षमता के 1,30,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 केवी के 2 जीएसएस, 220 केवी के 5 जीएसएस, 132 केवी के 45 जीएसएस तथा 35 केवी के 379 सब स्टेशन स्थापित किए गए, यानी कि इसमें कुछ स्टेशन स्थापित किए गए जिसमें 400 केवी का, उसके बाद में 220 केवी का, 132 केवी का, उसके अलावा 319 केवी का, ये जो सब स्टेशन है वो स्थापित करने की इसके अंतर्गत बात कही गई है। विद्युत तंत्र के जो विद्युत तंत्र है, इसका जो आकार है इसको अधिक विस्तार देने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए 220 केवी की 132 केवी के 13 तथा 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। ये इस प्रकार बात कही गई, यानी कि दो कुछ और केवी जो है उनका निर्माण किया जाएगा जिसमें 220 केवी का, उस इसके अलावा 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न नहीं आते हैं। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण बात है कि बीकानेर में मेहरासर, दीनसर, बराला एवं स्वाइसर, करनेसर, भाटियान, बिकलोई तथा जैसलमेर में रागवा सेहुआ क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट की क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए का व्यय आना प्रस्तावित है। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बीकानेर के जो कुछ क्षेत्र है इनके अंदर, बीकानेर और जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं, बीकानेर के कौन कौन से, तो मेहरासर, दिनसर, बराला व स्वाइसर, करनीसर, भाटियान, बिकलोई तथा जैसलमेर के कौन कौन से, रागवा सेहुआ के जो क्षेत्र है इनमें 4,830 मेगावाट की क्षमता है। इनके क्या लगाए जाएंगे? सौर पार्क लगाए जाएंगे। किसके माध्यम से? जॉइंट वेंचर के माध्यम से। बात क्लियर हो गई होगी। लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों की स्थापना की बात कही गई है। इसमें कितना व्यय आएगा? 2,900 करोड़ रुपए के व्यय की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, प्रदेश में विद्युत प्रशासन, जो विद्युत प्रसारण है इसको सुदृढ़ करने के लिए, विद्युत प्रसारण इसको सुदृढ़ करने के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर व नेटवर्क सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी कि एसओसी तथा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एनओसी स्थापित करने के लिए 21 करोड़ रुपए की लागत का व्यय किए गए। यानी कि जो साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा है इसके लिए दो चीजों की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक तो है सिक्योरिटी, एक क्या है, एक है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और दूसरा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। इनकी स्थापना करने की बात कही गई है, जिसमें लागत कितनी आनी है? 21 करोड़ रुपए की लागत का आनी इसमें व्यय किया जाएगा। और इसके अलावा विद्युत तंत्र को आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाने की दृष्टि से कुछ एक चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ट्रांसफर फीडर तथा सब स्टेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग, विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिल्डिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रिड के एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनवैलिड किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट व डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको जितना बताया गया है फर्स्ट स्तंभ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले जो बात है, अगला जो स्तंभ है वो है दूसरा स्तंभ। उसमें नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त
जीवन स्तर में वृद्धि करने पे अपनी बात कहेंगे। और इस चैनल पे दृष्टि सक्सेस हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पे किस्मत सीरीज के माध्यम से 10 स्तंभों पे बात की जाएगी। और 10 स्तंभ आरएस की परीक्षा और जो आपकी है एसआई की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनके आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अपने अलग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।